सभी साथियों को जोहार। आज हम लोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के फैक्टर्स पे बात करने वाले हैं कि वे कौन से उपाय हैं, कौन से कारक हैं जो कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगी या कह सकते हैं कम करेगी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मुद्रास्फीति को अच्छे तरीके से समझ लिया है कि मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि अर्थव्यवस्था में आमतौर पर सभी वस्तुओं की कीमतें ऊपर बढ़ जाती, मतलब कीमतें बढ़ जाती हैं, ऊंची हो जाती हैं। एक और इसका क्या बोल सकते हैं कि बाज़ार में मुद्रा की आपूर्ति, हमारे पास जो करेंसी है, पैसा जो है वो उसका फ्लो अधिक हो जाता है, मतलब बाज़ार में वो अधिक हो जाता है। तो क्या हो जाता है, लोगों के पास क्रय शक्ति अधिक हो जाती है जिसके कारण कि वो अधिक डिमांड करते हैं और उसकी तुलना में पूर्ति कम हो जाती है और अंततः कीमतें ऊंची हो जाती है। यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। उसके कारक हम लोग देख लीजिए कि कौन कौन से कारक हैं जो कि मुद्रास्फीति को प्रेरित करते हैं, मतलब कीमतें बढ़ाने में योगदान देती हैं। आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स इसको कंट्रोल करेंगे या कम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ये संस्था आरबीआई। ये तो नाम आप लोग जानते ही होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देश में मौद्रिक गतिविधियां जो भी हैं, मतलब मौद्रिक से संबंधित जो भी नीतियां हैं, जैसे कि बाज़ार में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा अधिक है, कम है, इसको मुद्रा को बढ़ाना है, घटाना है, ये सब सारा जो नियंत्रक होता है वो कंट्रोलर यही है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। तो इस स्थिति में क्या कर रहे हैं, इसकी मेन भूमिका होगी। तो इसी संस्था के पास सबसे अधिक दायित्व तो है कि बाज़ार में मुद्रा के गुणक को, मुद्रा के प्रसार को कैसे इसको कंट्रोल करना है, ये सब सारा मुख्य रूप से जिम्मेदारी इसी का आता है। इसके बाद सरकार भी कुछ कुछ कार्य करता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि मेन रोल में यही है, मेन रोल में यही है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट फॉर्मेशन, जो भी कह लीजिए। तो ये वाला जो पढ़े थे कि ये कॉमर्शियल बैंक करता है। क्रेडिट लोन तो आखिर यही ना बांटता है, आरबीआई तो बांटता नहीं हम लोग को डायरेक्टली। आरबीआई तो बैंकों को लोन देता है, इसलिए ना इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो जब हम लोग आरबीआई पढ़ेंगे उस समय इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अभी जो भी टर्मिनोलॉजी आएगा ये सब सारा उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब हम लोग आराम से पढ़ने वाले हैं, केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक, तो उस समय में हम लोग सारा कुछ पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा चर्चा आएगा तो इसे थोड़ा सा समझ लेना है। तो साख सृजन कौन करता है, कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, मतलब कि क्या, जैसे कि कोई भी आप ले लीजिए, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआई, एचडीएफसी, ये सब सारा क्या है, कॉमर्शियल बैंक है, व्यावसायिक बैंक है। तो ये साख सृजन करता है। कैसे करता है ये हम लोग बात कर चुके थे कि कैसे ये 100 करोड़ का 2000 करोड़ या 1000 करोड़ बना देता है, यही ना था साख सृजन। अब है कि सोचिए कि उससे ज़्यादा, इतना ज़्यादा पैसा जब तरलता आ जाए बाज़ार में कि सभी के पास इतना पैसा आ जाए, तो क्रेडिट तो हो रहा है, तो वे लोग खर्च भी कर रहे थे जिसके कारण की कीमतें बढ़ रही थी। तो ये क्या करता है आरबीआई कि बैंकों का, चूँकि ये बहुत ज़्यादा साख सृजन करते हैं और लोन बांटने का काम इन्हीं का है, और लोन के माध्यम से क्या होता है, बाज़ार में पैसा आ जाता है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ, मेरा बचत, आपका बचत और सभी का बचत, जो छोटी छोटी बचतें हुई वे हम लोग रखते हैं बैंक में, और बैंक उसी को क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। तो इन्वेस्ट मतलब क्या, किसी को लोन दे देता है। तो वे लोन लेकर के क्या करता है, वो तो जो भी लोन लेता है, जैसे छोटे छोटे नहीं, जो बड़ा बड़ा लोन लेता है, 100 करोड़, 200, हज़ारों, लाखों करोड़, वो लोग बहुत सारा उसमें लेके भाग भी जाता है। तो वैसा ही में से जो कुछ लोग हैं जो भागे नहीं हैं, बल्कि शुरुआत में तो कुछ खर्च करते ही हैं, तो वही है कि फाइनली ये पैसा इन्वेस्ट ही हो जाता है। अब है कि ये आरबीआई क्या करता है कि चूँकि कॉमर्शियल बैंक जितने भी हैं, कॉमर्शियल बैंक, वे लोग बहुत ज़्यादा लोन बांटते हैं, तो इसकी क्षमता को कम करना, लोन बांटने पे इसकी क्षमता कम कैसे करेंगे। तो 3 चीज़ होता है, एक होता है CRR, एक होता है SLR, एक होता है रेपो रेट, बैंक रेट पहले देख लीजिए, बैंक रेट, और एक होता है रेपो रेट। तो ये
आरबीआई इन चारों पे काम करता है। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, यह होता है नगद कोष अनुपात। इसमें क्या होता है कि कुछ जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको अपने जितना भी उसका पूंजी है उसमें से एक सर्टेन अमाउंट आरबीआई के पास जमा करना होता है, जितना कि आरबीआई फिक्स करे। 3%, 4%, 5%, पहले अधिक था, अब उसको कम करते करते 3-4% पे ला दिया गया है। अभी फ़िलहाल में यही है, 3-4% के बीच में ही है। तो CRR का अगर मान लीजिए कि उन लोग का क्षमता कम करना, तो क्या करेगा कि भाई CRR है, बोलेगा ठीक है तुम्हारे पास इतना पूंजी है, इतना इतना फॉर्मेशन करता है, तो अभी 3% है, इसको बढ़ा के कर देगा 5% या 10%, कि इतना पैसा जितना भी तुम्हारा पूंजी है उसका 5% या 10% CRR रहेगा। ये हम लोग चेंज कर दिए हैं। तो सोचिए कि सारे कॉमर्शियल बैंक को, इतने सारे कॉमर्शियल बैंक है, सभी को अपना एक्स्ट्रा अगर 5% कर दिया तो 2% और 10% कर दिया तो 7%, इतना पैसा जो कि कितना लाखों लाख करोड़ हो जाएगा, वो सब सारा ले जा करके आरबीआई के पास जमा करना होगा। तो मतलब सोचिए कि मार्केट से कितना पैसा कम हो जाएगा। मार्केट में पैसा घट जाएगा तो लोगों के पास पैसा बचेगा नहीं, सभी जगह से। आखिर ये भी बैंक है, वो लाएगा कहाँ से? बाजार से ही लेगा ना। तो मतलब फाइनली क्या होगा, अल्टीमेटली यही होगा कि बाजार से तरलता कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यही होता है कि CRR को बढ़ा दिया जाता है। उसी प्रकार से SLR है, इसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात। ये रिजर्व बैंक के द्वारा ही तय किया जाता है कि सभी कॉमर्शियल बैंक को एक निश्चित अनुपात में अपने पास, जैसे CRR क्या था वो रिजर्व बैंक के पास रखना था, लेकिन SLR को रिजर्व बैंक के पास रखना नहीं है, सभी बैंक को अपने पास रखना है कि हमेशा आप इतना लिक्विडिटी मेंटेन करिए, जिसमें कि आप कैश भी रख सकते हैं, बॉन्ड पेपर वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये सब आपको रखना होगा, जितना कि आरबीआई तय करे, जनरली वही 15-20% के लगभग में रहता है। तो ये वाला अपने पास रखना है। अगर मान के चलिए बाजार में लिक्विडिटी अधिक हो गया तो क्या करेगा रिजर्व बैंक, इसको भी बढ़ा देगा कि भाई इसको भी और ऊपर कर देगा कि भाई चलो 30% कर दिए, 35% कर दिए, पहले रहा करता था तो इतना कर दिए, तो इतना में क्या हो जाएगा। अब सोचिए अगर मान के चलिए अभी वर्तमान में लगभग 20% के आसपास है, तो फिर इसको कर दिया गया 30%, तो सोचिए 10% कितना पैसा होगा, और प्रत्येक बैंक का इतना। तो सभी बैंकों को अपना ये भी मेंटेन करना होगा, ये भी मेंटेन करना होगा। ये तो खैर आरबीआई को जाके दे ही देना, और इसको है कि भैया आपके अपने पास रखना है, इसको बाजार में नहीं रखना है, अपने पास रखना है, मतलब बैंक में ही रखना है। तो सोचिए बाजार से कितना पैसा निकल जाएगा। तो बाजार से इसी तरह है कि पैसा का फ्लो घट जाएगा। तो यही है। अब एक होता है बैंक रेट। जब भी बाजार में पैसा को घटाना हो तो वो क्या करता है, आरबीआई बैंक रेट देता है बढ़ा। बैंक रेट बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, बैंक रेट और रेपो रेट ये दोनों लगभग सेम ही चीज़ होता है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है ड्यूरेशन पे। मतलब ये दोनों वही होता है कि रिजर्व बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक को लोन दिया जाता है। ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है और ये फेवरेट क्वेश्चन है कि बैंक दर और रेपो दर में क्या अंतर है। तो दोनों सेम ही है। रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, लेकिन रेपो रेट में क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए देता है, कम समय अवधि के लिए, और ये लॉन्ग टर्म लोन होता है, मतलब लंबे अवधि के लिए। ठीक है। तो यही होता है कि बैंक रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा। अब अगर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक समझ रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, SBI वगैरह, कुछ भी ये सब जितना नाम बताया गया था वो सब, तो ये सब अगर बढ़ जाएगा, उन लोग को ऊपर से ही आएगा कि भैया वहीं से ले रहा है वो 10%, तो वो कस्टमर को कितने में लोन प्रोवाइड करेगा, 20%, 22%। उसको भी तो है खर्च है, इतना सारा ब्रांच चलाना है, उसके भी तो स्टाफ है, उनको भी तो देना है खर्च। तो ये सब सारे जो हैं, अब है कि 20-22%। तो आप और हम जो भी हैं लोन लेना चाहेंगे कि भाई इतना पैसा, एक लिमिट होता है ना कि चलो ठीक है, अगर कहीं पे भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा उससे इतना % रिटर्न आएगा। अगर मान के चलिए होता है जनरली कि भाई जितना भी आप इन्वेस्ट किए आपको 10%, 15% तक, 20% तक आपको रिटर्न आ रहा है, और इंटरेस्ट रेट रहेगा आपका 22%, तो कहाँ से भरिएगा, प्रॉफिट ही हो रहा है 15%, तो जो इंटरेस्ट है वो 22% कैसे भर सकते हैं। तो क्या होगा, लोन लेना कम हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट वही रहेगा कि 3%, 4%। कमर्शियल बैंक दे रहा है कस्टमर को, ठीक है 8%, 9%, 10% पे। ये तो आदमी देख रहा है कि चलो इससे 15% तो मेरा रिटर्न आ जाएगा, 10% और दे देंगे, 5% मेरा प्रॉफिट।
तो लोन लेगा, लेकिन अगर जैसे ही ये सब महंगा हो जाएगा तो लोन लेना बंद, बाज़ार में तरलता भी कम होगा। तो ये सब काम होगा। चलिए इसके बाद हम लोग और क्या करते हैं, आरबीआई एक काम और करेगा, एक और देख लीजिए आरबीआई के द्वारा ओएमओ बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब खुली बाजार की कार्यवाही बोलते हैं या क्रिया भी बोल सकते हैं, ये जो भी होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत क्या होता है कि रिजर्व बैंक नहीं होता है, ओपन मार्केट में खुद आ जाता है कि भाई देख रहा है कि सिचुएशन नहीं कंट्रोल हो रहा है, फिर भी बाजार से तरलता नहीं कम हो रहा है, तब फिर ये आ जाता है खुद मेन रोल में, लीडिंग रोल में। भाई ये सब साइड हीरो से काम नहीं हो रहा है, ये सब एसबीआई भाई सब साइड रोल था इन लोगों वाला, साइड रोल वाला कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो मेन जो लीडिंग रोल है वो आ जाता है स्वयं कि चलो अब हम करते हैं कम। ये क्या करते हैं भाई साहब, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसके अंतर्गत आते हैं और इसमें क्या करते हैं, लोगों को लालच देते हैं, ये बॉन्ड लेकर के आ जाएंगे कि सरकार का, कि भारत सरकार आपको ये बॉन्ड मिल रहा है भाई, ठीक है कि आप इसका प्रतिभूति खरीदिए, अभी खरीद रहे हैं 10,000 में, 2 साल के बाद आपको 20,000 रुपये मिल जाएगा। आप भी सोचेंगे हाँ 2 साल में डबल, गजब, तुरंत लालच आ जाएगा कि अरे वाह, उस जगह तो 8 साल लगता था, उस जगह तो 12 साल लग जाता है। भाई बहुत सारा देखे होंगे, एक दिन में भी डबल करता है, वो स्कैम में मत फंसिएगा। ये सब चूँकि आरबीआई का होता है, ये सरकारी है, तो इसमें तो टेंशन नहीं होता है, तो लोग इसमें टूट पड़ते हैं कि चलो ठीक है पूरा खरीदना स्टार्ट। अब क्या होगा कि इतना सारा बॉन्ड वो बेच देगा कि हाँ भैया हमको इतना पैसा बाजार से निकालना था, मेरा निकल गया, चलो ठीक है बंद करो। अब फिर 2 साल के बाद आएगा तब देखा जाएगा, उन लोगों को रिटर्न किया जाएगा, उस समय फिर जब देंगे तो फिर मार्केट में बूम आ जाएगा, तब तक ले अभी थोड़ा मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा, और जब ज़्यादा कंट्रोल होने लगेगा तब तक इन लोगों का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये वापस पैसा मार्केट में जाएगा, तो फिर मार्केट फिर से स्टार्ट हो जाएगा चढ़ना। तो इस प्रकार से काम होता है, आरबीआई के द्वारा ये सब काम किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सरकार के द्वारा क्या क्या काम किया जाएगा। अब है कि सरकार क्या क्या करेगा। तो सरकार सबसे पहले क्या करेगा, जो मुद्रास्फीति पर बात हुआ था कारणों पे, कि सबसे पहला तो होता है कि घाटे की वित्त व्यवस्था, वही मुद्रास्फीति का वो जो मेन जड़ है। बजट बताए थे ना कि सरकार के पास इनकम आ रहा है सभी स्रोतों से 1 लाख करोड़ का, और वो बजट बना दिया है 1,20,000 करोड़ का, तो वो जो एक्स्ट्रा 20,000 करोड़ है वो कहाँ से आएगा, किसी का काम का बदल तो है नहीं, वो तो ऐसे ही आ गया। रिजर्व बैंक को बोलेगा भैया छाप, चाहे कहीं से लोन लेकर के आ जाए कि भैया हमको लोन दो। अब वही मार्केट में वो पैसा जाएगा, जितना उत्पादन नहीं हो रहा उससे ज़्यादा मार्केट में पैसा है, तो बस खर्च होगा, ये होगा, यही ना होता है। तो इसमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो घाटे की वित्त व्यवस्था को बंद किया जाता है। सरकार क्या करेगा, घाटे की वित्त व्यवस्था को, मतलब घाटे का जो वित्त व्यवस्था या बजट मान लीजिए, घाटे का बजट या तो कम किया जाता है, बजट का जो मतलब मात्रा है जितना, जैसे 1,20,000 करोड़ था, अगर घाटे का बजट है उसको कम की, मुद्रास्फीति चल रहा है तो उसको कम करना, तो क्या करेगा, चलो ठीक है ज़्यादा करेंगे तो 1,02,000 करोड़, 1 लाख का इनकम, 1 लाख करोड़ का इनकम है सरकार का, तो 1,02,000 करोड़, 5,000 करोड़, केवल इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो घाटे का बजट या तो नहीं तो फिर इसको कम। दूसरा क्या करेगा, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष नहीं, जो वस्तु और सर्विस पे लग रहा था, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो था, जो वस्तुओं पर सेवाओं पे लग रहा था, वो वाला नहीं, ये प्रत्यक्ष कर, क्योंकि उसको लगाने से, उसका कर का दर बढ़ाने से हम लोग पढ़े हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ जाता है, क्योंकि वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। हमें वस्तुओं को महंगा नहीं करना, वस्तु को सस्ता करना है, ठीक है, या बाजार में पूर्ति को बढ़ा देना है, सप्लाई ही बढ़ा देना है। तो प्रत्यक्ष कर को क्या करना है, प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना है। वो पर्सनल डिस्पोजल इनकम जो बोले थे हम लोग, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, कि मेरा इनकम जैसे था, मान के चलिए कि 10 लाख है, तो 10 लाख में हम सरकार को इनकम टैक्स दे दिए हैं 1.5 लाख, तो 8.5 लाख बचा था। तो वही होता है कि अब देखिए कि मुद्रास्फीति ज़्यादा हो रहा है, तो वो कर का दर, प्रत्यक्ष कर का दर है, उसको बढ़ा के कर देगा 25%, मतलब
आप जो 10 लाख रुपया आप किसी का इनकम है तो 10 लाख रुपया में 2.5 लाख रुपया माइनस कर दीजिए, 7.5 लाख रुपया उसके पास बचेगा, 1 लाख रुपया और चला गया सरकार के पास, आपके पास हो गया पैसा कम, और आप और भी ज़्यादा डिमांड कम कर दीजिएगा तो बाज़ार में मांग अल्टीमेटली कम होगा। तो ये चीज़ होगा कि घाटे की व्यवस्था कम, प्रत्यक्ष कर बढ़ा देना है। और क्या किया जाएगा, आयात निर्यात, मतलब जिसके कारण देखेंगे कि कौन सा कोर जो है, ठीक है, जैसे सब कोर इन्फ्लेशन जो है वो, जैसे कि आरबीआई गैर खाद्य वस्तुओं के इन्फ्लेशन को कोर इन्फ्लेशन मानता है। तो वही होता है कि आयात निर्यात ये देखेगा कि किसके कारण से ज़्यादा मुद्रास्फीति वो सभी को बढ़ा रहा है, ठीक है, मुद्रास्फीति कौन बढ़ा रहा है। तो आयात को जिस वस्तु से मुद्रास्फीति बढ़ रहा होगा, जिसकी जो मूल कारण होगा कि हाँ भाई यहाँ से बढ़ रहा है, जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है पेट्रोल डीजल वगैरह क्या है, संवेदनशील है मुद्रास्फीति के माध्यम मुद्रास्फीति के लिए, क्योंकि अगर मुद्रास्फीति आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्योंकि ये बढ़ता है तो सारा चीज़ का कीमत बढ़ा देता है। तो आयात को उस तरह का जो भी चीज़ होगा उसको क्या क्या किया जाएगा, आयात को बढ़ाया जाएगा। कोई भी चीज़, जैसे जो भी चीज़ ज़्यादा महंगा हो रहा है, जैसे मान के चलिए बीच बीच में कभी हो रहा था ना, चीनी महंगा हो जा रहा था, कभी प्याज महंगा हो जा रहा था, तो वे सब चीज़ों को क्या होगा, आयात को बढ़ा दिया जाएगा और निर्यात को कम कर दिया जाएगा, ताकि बाज़ार में क्या हो, वस्तु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। क्योंकि जहाँ पे भी अगर सरकार कमज़ोर पड़ा, ये सब नहीं कर पाया, और एक होता है काला बाजारी, मतलब जमाखोरी रोकना, क्योंकि जमाखोरी होगा तो ये काल्पनिक रूप से बाज़ार में बोलते हैं उसको दुर्लभता, कमी, ये कर देता है जमाखोरी। तो ये सबको रोकना सरकार का काम है, ये सब सारा काम का है सरकार का, जमाखोरी रोकना, ताकि बाज़ार में सप्लाई ठीक ठाक बना रहे। जो वस्तु मुद्रास्फीति को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं उसको आयात करना और उसके निर्यात को बंद कर देना या घटा देना एकदम बिल्कुल से, ये चीज़ें हैं। तो इतना सारा चीज़ ये सब है। इसके बाद कुछ और भी, जैसे कि आप जो भी सोच लीजिए, जैसा प्रश्न आएगा, प्रश्न सेट करने वाला जो भी सोच सकता है, तो आप तैयार रहिए कि भाई दिमाग में रखना क्या चाहिए कि बाजार, अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो बाजार से पैसा को निकालना है। पहला काम ये तो है कि बाजार से पैसा निकालना चाहिए, और दूसरा क्या है कि सप्लाई बढ़ना चाहिए, उत्पादन बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। उत्पादन बढ़ेगा तो भी क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति कुछ कंट्रोल होगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगा। आप जितना डिमांड कर रहे हैं उतना आपको मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब ना आप बढ़िएगा कि नहीं हमको दे दो, नहीं बोलते उसको गाँव में डाक बोल के कि भाई जैसे डाक बोला जाता है ना कि हाँ भाई हम इतना, कोई उतना, हाँ उतना, तो डाक वाला सिस्टम में बंद हो जाएगा, क्योंकि जितना डिमांड आपका है उतना मिल जा रहा है। एक अनार 100 बीमार तो नहीं ना हो जाएगा, 100 अनार 100 बीमार, लो भैया एक हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि जो भी चीज़ उत्पादन को, और भी जैसे कि उत्पादन को बढ़ा दे, जैसे कि क्या बहुत सारा काम होता है, जैसे कि पुरानी बंद फैक्ट्रियों को उन लोग पे इन्वेस्ट करेगा ताकि चालू हो जाए और जल्दी से प्रोडक्शन बढ़ जाए, या फिर जो चालू फैक्ट्रियाँ हैं उनको और प्रोत्साहित करेगा कि आप और ज़्यादा प्रोडक्शन करें। तो ये सब सारा चीज़ क्या है कि जो भी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, पूर्ति को बढ़ाएगा, वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगा। और पैसा, अगर कोई चीज़, कोई भी काम हो रहा है जिससे कि पैसा मार्केट से निकल करके रिजर्व बैंक के पास चला जा रहा है, तो भी मार्केट में मुद्रास्फीति कम होगा। तो ये सब सारा कारण मूल रूप से ये देख लिए कि इतना सारा है, आयात निर्यात सारा कुछ हम लोग समझ लिए। तो इतना सारा चीज़ है कि जो कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में यूज होता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मुद्रास्फीति से कौन लाभ की स्थिति में होते हैं और कौन नुकसान की स्थिति में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ पे बात होता है। ये बहुत बार ये प्रश्न पूछता है कि भाई कौन मुद्रास्फीति होगा तो इनमें से कौन लाभ की स्थिति में होगा, मुद्रास्फीति होगा तो इनमें से कौन लाभ नुकसान की स्थिति में होगा या हानि की स्थिति में होगा। तो ये याद रखिएगा
मुद्रास्फीति क्या है, हम लोग शुरू वाले क्लास में, फर्स्ट क्लास में जो मुद्रास्फीति का फर्स्ट था उसी में मैंने आप लोगों को समझाया था कि मुद्रास्फीति क्या है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का जो वैल्यू है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। मतलब इसका जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति जो है वो घट जाती है। जैसे बात हुआ था ना कि 100 रुपये में, अभी जैसे कि भाई मेरे पास 100 रुपये है तो 1 लीटर पेट्रोल डलवाने का मेरे पास उस 100 रुपये में क्षमता है कि 1 लीटर पेट्रोल डलवा दे। अगर 1 साल के बाद 200 रुपये हो जाए तो वही 100 रुपये का वैल्यू घट के क्या हो जाएगा, उसका क्षमता आधा लीटर पेट्रोल खरीदने का हो जाएगा। तो यही होता है कि उस पैसे का अभी भी 100 रुपया है, तभी भी 100 रुपया था, तो दोनों जगह 100 रुपया ही है, लेकिन क्या है, दोनों का खरीदने का क्षमता अलग अलग हो जा रहा है अलग अलग समय अवधि में। अभी 1 लीटर खरीदने का क्षमता है, उस समय में आधा लीटर खरीदने का क्षमता हो जाएगा। तो यही होता है कि मुद्रा का वैल्यू कम हो जाता है। तो इस चीज़ से आप समझिएगा कि मैं अगर मान के चलिए आप अभी कोई भी किसी से 5 लाख रुपए लोन लिए हैं, ठीक है, और 5 लाख रुपये या 10 लाख रुपये जो भी आप लिए हैं उसको आप बोले कि ठीक है आप लौटा देंगे 2 साल में, 3 साल में लौटा देंगे, 5 साल में लौटा देंगे, या फिर चलिए 5 साल के बाद आप लौटा दिए उसको। 10 लाख रुपया लिए थे, 10 लाख रुपया 5 साल के बाद लौटा दिए। तो बताइए जिसको आप लौटाएं वो फ़ायदे की स्थिति में रहा, नुकसान की स्थिति में रहा? इस स्थिति वाला में सोचिएगा। स्वाभाविक तौर पर है कि जिसको आप लौटाएं, जो आपको 5 लाख रुपया दिया था, 10 लाख रुपया दिया था, 5 साल के बाद जब आप उसको 10 लाख रुपया ही लौटाएंगे तो आप फ़ायदे की स्थिति में हो गए और वो बेचारा नुकसान की स्थिति में चला गया। क्योंकि 10 लाख रुपए का जो वैल्यू, जो परचेजिंग पावर अभी है, 5 साल के बाद तो वो नहीं रहेगा। उसका परचेजिंग पावर उस समय में, मतलब आज से अगर तुलना किया जाए तो घट करके वो 7 लाख 8 लाख तक ही आ जाएगा। श्योर है, क्योंकि इतना तो बढ़ ही रहा है दाम ना, इतना मुद्रास्फीति हो ही रहा है, तो उसका जो वैल्यू है वो घट करके 7-8 लाख के बराबर हो गया। तो मतलब आप जो लौटाएं वो कितना लौटाएं, वो तो अब 7 या 8 लाख रुपया ही लौटाएं ना। भले वो था कि हाँ भाई 10 लाख रुपये आप लौटा दिए उस समय में, लेकिन वो आज से अगर तुलना किया जाए तो आप उसको 7 या 8 लाख रुपया ही लौटाए हैं। तो इस प्रकार से आप समझिएगा। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऋणी या ऋणदाता, इनमें से ऋणी किस स्थिति में रहता है। तो याद रखिएगा, अभी जो एग्जाम्पल हुआ कि जो ऋण लिया ऋणी, जो ऋण दिया ऋणदाता, तो लाभ की स्थिति में कौन रहा? जो ऋणी है वो लाभ की स्थिति में रहा, और जो हानि में कौन रहा? जो ऋणदाता है वो हानि की स्थिति में रह गया। पहला तो ये बहुत बार पूछता है, ये याद रखिएगा। दूसरा क्या है, दूसरा पूछा जाता है, तो अब देखिएगा, और दूसरा कि मुद्रास्फीति में क्या हो गया, यही चीज़ मेन कॉन्सेप्ट यही याद रखिएगा, मुद्रा का मूल्य, ठीक है, उसका परचेजिंग पावर कम होते जाता है। तो जो भी, जैसे देखिएगा बिजनेस वाले में, जैसे बस भाड़ा आप देखिएगा, बस पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो बस वाले को नुकसान हो जाता है? कभी नहीं। जो अगर जैसे जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाता है। क्योंकि पेट्रोल का दाम देखिएगा कि पेट्रोल का दाम बढ़ा 2 रुपया, ठीक है, या मान लीजिए बढ़ गया 5 रुपया, 5 रुपया बढ़ गया। 50 आदमी 100 आदमी बैठता, 50-60 आदमी तो बैठ ही जाता है बस में। अब अगर 50-60 आदमी बैठता है ना, तो अगर 5 रुपया बढ़ा तो 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें भाड़ा बढ़ जाएगा 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया तक बढ़ा देता है कि डायरेक्ट पेट्रोल का दाम बढ़ गया था। अब सोचिए कि उसको पेट्रोल भराने में खर्च कितना हुआ। आप उसका कैलकुलेशन करिएगा तो देखिएगा आराम से कि 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको चलने में मान के चलिए उसको 20 लीटर पेट्रोल जलता होगा। 5 का तो एवरेज देता ही है ना, ये 4 का देगा, चलिए 25 लीटर मान के चलिए कि 25 लीटर देगा, 25 लीटर उसको लगा और 5 रुपये करके बढ़ गया, तो उसको एक्स्ट्रा लगा कितना? 125 रुपया एक्स्ट्रा। तो ये इतना ही ना लगा। अगर ठीक है कि वो तेल का दाम 5 रुपया बढ़ा तो 25 लीटर भराता था, 5 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 125 रुपया। लेकिन 50 आदमी में वो सब में क्या किया, 20-20 रुपया भाड़ा इंक्रीज कर दिया। उसको रिटर्न कितना मिल गया देखिए, 00, 5 दूना 10। ये चीज़ समझ में आ रहा है खेला कि उसको बढ़ा हुआ कीमत में उसको ज़्यादा पे करना पड़ा 125 रुपया।
या मान के चलिए 200 रुपये मान के चलिए आप, ज़्यादा उसको लग जाएगा तो 200 रुपया, इससे ज़्यादा तो कभी नहीं लग सकता है। तो 200 रुपया उसका अधिक खर्च आ रहा है पेट्रोल का दाम बढ़ने पे, लेकिन उसको रेवेन्यू कितना का आ रहा है 1000। समझ में आ रहा है? तो वो प्रॉफिट में है या लॉस में है? बिल्कुल प्रॉफिट में है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा आप देख लीजिएगा कि जो भी बिजनेस क्लास होगा, मतलब जो भी व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वाला भी देखिएगा, जैसे ही ऊपर से कीमत 1 रुपया बढ़ा, नीचे वाला 4 रुपये बढ़ा दिया कि भाई क्या करें, ऊपर से महंगा आ रहा है। तब बहुत सारा ऐसा देखिएगा कि कभी कभी जैसे जब दुर्लभता हो जाता है वस्तु का, तो जो प्राइस MRP लिखा रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही हो रहा था वो दवा वगैरह में, जो दवा वगैरह था, 1-1.5 हज़ार का दवा 30-30 हज़ार में बिका है, 2.5 हज़ार का दवा 50 हज़ार में बिका है। जिसको ज़रूरत है वो ले रहा था। अब कहाँ से ले रहा था, चलिए क्या कहें। अब चलिए, तो ये है, तो ये याद रखिएगा, व्यापारी वर्ग जो है वो क्या करता है, वो मुद्रास्फीति में हमेशा लाभ की स्थिति में रहता है, नुकसान नहीं रहता है। क्योंकि वो तो भाई दूसरा से उसको पैसा लेना है, वो तो वस्तु किसी को देगा और उससे पैसा ले लेगा। ठीक है, जैसे कि जैसे ही 5 रुपये बढ़ा, ये 50 रुपये बढ़ाएगा, और बढ़ने दो, मेरे को क्या जा रहा है। दिक्कत किसको होता है, तो दिक्कत होता है फिक्स्ड वाले को। जो लोग फिक्स्ड सैलरी है ना, जिसका कि क्या बोलते हैं, अस्थाई वेतन बोल सकते हैं, और फिक्स्ड वेतन बोलिए ना, कि वेतन वाले लोग, सैलरी पर्सन जो भी हैं, वेतन वाला लोग, पेंशनधारी, क्योंकि पेंशन वाला का भी तो क्या है, ऐसा थोड़ा है कि भाई महंगाई बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया 10 रुपया, तो भाई लोग भी, वेतन वाला लोग भी बोलेगा, जितना का आदमी है सैलरी वो लोग ही बढ़ गया। ठीक है, बढ़ता है, लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद ना बढ़ता है, उस समय तक तो ये बेचारा झेल ही रहा है। पेंशन वाला का भी वही हाल है। तो जो भी फिक्स्ड क्लास में रहेंगे वो सब नुकसान में जाएंगे, और जो भी व्यापारी वर्ग में रहेगा वो लाभ में जाएगा। यहाँ से देखिएगा कि भाई जो भी स्थिर आय वाले लोग रहेंगे, कि जिनका इनकम फिक्स्ड है, वो नुकसान की स्थिति में रहेंगे, और जिनका इनकम अस्थिर मतलब कि वो चलता जाएगा, जैसे जैसे उसका दाम बढ़ेगा, उसका भी कोई भी चीज़ का मुद्रास्फीति बढ़ते जाएगा, वो भी अपना दाम बढ़ाते जाएगा, तो वो लोग लाभ की स्थिति में रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल से समझें, वो 2 रुपये बढ़ाएगा, ये 10 रुपये बढ़ाएगा, मतलब बढ़ा कितना बढ़ाने लेना है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया मुद्रास्फीति का पूरा हमारा चैप्टर समाप्त। अब हम लोग अवस्फीति के बारे में अगले क्लास में देखेंगे कि अवस्फीति क्या है, उसके क्या कारण है। तो सिंपल आप याद रखिएगा, अभी से दिमाग में बैठा कर रखिए कि इसकी विपरीत स्थिति, मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति अवस्फीति कहलाती है। अब विशेष चर्चा होगी इस पर अगले क्लास में। थैंक यू।